कौन से पेज पे थे? पिछली क्लास में कम पेजेस पढ़े हैं हमने। मैंने कहा था हर दिन हम 10 पेज तो पढ़ते ही हैं। 10 नहीं पढ़े हमने। अरे नहीं, 10 पेज पढ़ते हैं। चलो जी, आज स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी सी। सेक्शन 48 से स्टार्ट करना था हमें। वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। कहाँ से स्टार्ट करना है? सेक्शन 48, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट। शेयर होल्डर्स के राइट को क्या किया जाएगा? चेंज किया जाएगा। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंज करना। ठीक है जी। अ शेयर होल्डर हु वाज गिवन द राइट टू परचेज द शेयर। एक बार पहले आपसे जनरली पूछ लेते हैं। आपके पास कुछ शेयर्स हैं, उसके राइट्स चेंज हो रहे हैं। जो राइट्स आपको मिले थे उन्हें चेंज किया जा रहा है। क्या प्रोसीजर होना चाहिए? क्या प्रोसीजर होना चाहिए? आपके शेयर्स के राइट चेंज करे जा रहे हैं। किसकी मीटिंग बुलाएं? कौन से शेयर होल्डर्स की? जिनके राइट चेंज हो रहे हैं उनकी मीटिंग बुलाओ और उनका क्या लो? अप्रूवल लो। ये यहाँ पे लिखा हुआ। अ शेयर होल्डर who was given the right to purchase the shares of the company on a preemptive basis, underline कर लो, preemptive basis, was held to constitute a special class distinguishing him from other shareholders who did not have any such right. देखो इन्होंने एक क्लास बना दी है। पहली 3 लाइनों में है ना, एक क्लास को अलग कर दिया है। वो कौन सी क्लास है? जिनके पास राइट है। कौन सा राइट है? परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी। कौन सा राइट है? परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन अ प्रीएम्प्टिव बेसिस। प्रीएम्प्टिव का मतलब पहले फिक्स कर लिया। पहले फिक्स कर लिया कि इन शेयर होल्डर्स के पास राइट होगा क्या करने का? कंपनी के शेयर्स परचेज करने का। उसको हम एक अलग क्लास मानेंगे। किसी को ये सुनी सुनी सी बातें लग रही है? शेयर होल्डर के पास राइट है शेयर्स परचेज करने का। राइट इशू कुछ वैसा ही लग रहा है ना, राइट इशू जैसा ही। लेकिन ये राइट इशू नहीं है। पहले तो इसके ऊपर लिख लो। नहीं, किसी और की तो आप ह्यूमन बीइंग हो, आपके पास राइट है। नेचुरल पर्सन के पास राइट है। कंपनी के उसके पास शेयर्स हैं, लेकिन अब उसे एक राइट और दे दिया है। क्या राइट दे दिया है? कि जब भी कंपनी नया इशू लेके आएगी, भाई तुमको पहले शेयर्स दिए जाएंगे। किसको शेयर्स पहले दिए जाएंगे? तुम्हें पहले दिए जाएंगे। राइट दिया जाएगा हर केस में कि तुम परचेज कर लो पहले। तुम्हारे पास ये प्रीएम्प्टिव राइट है। अगर हमारी कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है तो पहले शेयर्स किसे देंगे? आपको देंगे जी। फिर ही बाहर वाले के पास जाएंगे। आपसे बिना पूछे किसी और को इशू नहीं होगा जी। इसको बोल रहे हैं यहाँ पे प्रीएम्प्टिव राइट है। इसके पास पहले से फिक्स राइट है क्या करने का? शेयर्स परचेज करने का। ये किस लिए होता है? मान लो मेरे पास 50% वोटिंग राइट है, 50% कैपिटल है, 50% वोटिंग राइट है, मैंने शेयर्स खरीदे हैं। अब कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी, इसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा? क्या मेरी वोटिंग पावर कम होगी? बिल्कुल कम होगी। क्यों नहीं होगी? मेरे पास 50% वोटिंग राइट है। आज कंपनी के टोटल 100 शेयर्स है। मेरे पास कितने हैं? 50 है। तो कितनी वोटिंग पावर है मेरे पास? 50%। कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है, कर सकती है, इशू कर रही है बाहर वालों को। इससे मेरा कोई नुकसान है? बिल्कुल नुकसान है। मेरी वोटिंग पावर कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? अब शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी ना। 100 की जगह मान लो शेयर कैपिटल होगी 200। कितनी हो गई? 200। मेरे को एक भी शेयर नहीं मिला। मेरे को एक भी शेयर नहीं मिला। मेरी वोटिंग पावर कितनी रह गई? 50 ही है। अरे नहीं, 100 में से 50 ही तो 50% थी। अब टोटल कैपिटल कितनी होगी? 200। अब मेरे पास शेयर्स कितने? 50 ही है अभी भी। मेरी वोटिंग पावर कितनी हो गई? 25%। कम हो गई ना। ऐसे केसेस में कभी कभी कंपनीज क्या करती है, पहले जिस शेयर होल्डर को शेयर दे रही है ना उनके साथ एग्रीमेंट बना के रखती है। कभी भी हम अगर शेयर्स इशू करेंगे ना, सबसे पहले किसको ऑफर करेंगे? आपको ऑफर करेंगे, ताकि आपकी वोटिंग पावर खराब ना हो। इसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव राइट। इसको क्या बोलते हैं? प्रीएम्प्टिव राइट। क्या ये राइट इशू है? नहीं जी। राइट इशू में क्या है? कंपनी का ऑप्शन है। अगर वो राइट इशू लेके आया है तब भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करेगा। क्या राइट इशू के अलावा अदर ऑप्शन नहीं है कैपिटल रेज करने के? बिल्कुल ऑप्शन है। अदर मतलब आप राइट इशू मत करो, नॉर्मल इशू करो। क्या नॉर्मल इशू में आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दोगे? नहीं देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? अगर राइट दे रहे हैं तो वो राइट इशू है। अगर राइट दे रहे हैं तो वो क्या है? राइट इशू है। लेकिन क्या इन जो प्रीएम्प्टिव वाले हैं इनको राइट देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? इनको देना पड़ेगा जी। देखो दो चीज हो गई है। एक हो गया राइट इशू, एक हो गया जिनके पास प्रीएम्प्टिव राइट है, मतलब पहले से फिक्स करा हुआ है। पहले से क्या फिक्स करा हुआ है? कभी भी कोई भी ऑफर आएगा तो सबसे पहले किन्हें पूछा जाएगा? इनको पूछा जाएगा, एग्जिस्टिंग वालों को। इसको बोलते हैं प्रीएम्प्टिव राइट। लेकिन राइट इशू में क्या होता है?
कंपनी की मर्जी है, अगर वो राइट इशू लेके आई है तभी एग्जिस्टिंग से पूछेगी, वरना नहीं पूछेगी। लेकिन क्या प्रीएम्प्टिव वाले से पूछना पड़ेगा? उनसे हर केस में पूछना ही पड़ेगा। तो क्या प्रीएम्प्टिव वाले एक अलग क्लास भी हो गए? आप नॉर्मल शेयर होल्डर हो, इनके पास प्रीएम्प्टिव राइट है, क्या आप दोनों अलग-अलग हो या नहीं हो? बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनके पास अलग राइट्स हैं, आपके पास नॉर्मल राइट्स हैं, तो ये क्या होगी, एक अलग क्लास हो गई। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्या अलग क्लास है या नहीं है? इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी विद डीवीआर, क्या अलग-अलग क्लासेस है या नहीं है? तो अलग-अलग क्लासेस है। अब क्या बात करेंगे हम, किसी भी क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट अगर चेंज कर रहे हो, तो उस क्लास का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर प्रीएम्प्टिव वालों का राइट चेंज कर रहे हो, तो किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? प्रीएम्प्टिव वालों का लेना पड़ेगा। नॉर्मल वाले का राइट चेंज कर रहे हो, तो किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? नॉर्मल वाले का लेना पड़ेगा। ठीक है जी, समझ आई क्या बात? प्रीएम्प्टिव बेसिस समझ आया क्या है? चाहते तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, चाहते तो इन 3 लाइन को छोड़ देते, सीधा बोल देते एक क्लास क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर्स की क्लास होती है, एक इक्विटी की क्लास होती है। लेकिन प्रीएम्प्टिव भी पता होना चाहिए। प्रीएम्प्टिव का मतलब पहले से फिक्स किया हुआ है कि जब भी कंपनी नए शेयर्स लाएगी, इनको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप शेयर्स खरीदो। ये राइट इश्यू नहीं होता है। राइट इश्यू एक अलग चीज़ है। ठीक है जी? एंड कंसीक्वेंटली हिज राइट वाज नॉट परमिटेड टू बी टेकन। क्या उसके राइट को हम वापस ले सकते हैं? कौन सा वाला राइट? जो उसको पहले दिया था कि भाई जब भी शेयर्स इश्यू करेंगे आपको दिए जाएंगे पहले। क्या उसको हम वापस ले सकते हैं राइट को? ले सकते हैं, लेकिन उसके कंसेंट के साथ में। उसके बिना कंसेंट के नहीं ले सकते हैं। इफ इट इज प्रपोज्ड टू चेंज द राइट ऑफ एनी क्लास, सर्टेन प्रोसीजर हैज टू बी फॉलोड। आपको प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। समझ आई जी कहानी? Section 48 allows a variation if three conditions has been met. First two stated by subsection, while third and last one by subsection 2. पहली दो किस में दी हुई है? Subsection 1 में, लास्ट टू किस में दी हुई है? Subsection 2 में. Section कौन सा है? 48. चलो जी, first. There should be a provision in the memorandum or articles of the company entitling it to vary such class right in absence of the same, the terms of the issue of the share of that class not prohibiting such a variation. क्या लिखा हुआ है जी? कहाँ लिखा होना चाहिए? या तो मेमोरेंडम में लिखा हो या फिर आर्टिकल्स में लिखा हो। क्या लिखा हो कि कंपनी के पास राइट है। क्या राइट है? कि वो शेयर होल्डर की किसी क्लास के राइट्स को चेंज कर सकता है। वेराई का मतलब चेंज कर सकता है। एक चीज और लिखी हुई है, अगर एमओए आर्टिकल साइलेंट है, उसमें राइट नहीं मिला हुआ है, तो क्या देखना पड़ेगा? तो आपको टर्म्स ऑफ इशू देखने पड़ेगा कि जब इशू करा था, जब इशू करा होगा कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बना होगा। क्या उसके अंदर प्रोहिबिशन तो नहीं थी ना? किस चीज की? वेरिएशन की। अगर वेरिएशन की प्रोहिबिशन हुई तो आप कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है जी? There should be a provision in the memorandum or articles of the company entitling it to vary class right in absence of the same. अगर वो नहीं है, the terms of the issue of the shares of that class not prohibiting such a variation. या तो आपके मेमोरेंडम में क्लॉज है, अगर मेमोरेंडम आर्टिकल साइलेंट है तो आप क्या देखोगे? टर्म्स ऑफ इशू देखोगे। अगर टर्म्स ऑफ इशू में प्रोहिबिशन है तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर प्रोहिबिशन नहीं है तो आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है जी? पॉइंट आर्टिकल्स में ये राइट नहीं है कि आप चेंज कर सकते हो, वेरी कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है जी, नहीं डाला। देखो मैं इनको प्रीएम्प्टिव बेसिस इशू करना चाहता हूँ कि कभी भी कंपनी जाएगी ना तो आपको पहले राइट देगा। आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा हुआ। लेकिन मैंने ना जब इनके साथ इशू किया था उसमें कोई डॉक्यूमेंट बनाया था, डॉक्यूमेंट में लिख दिया। टर्म्स ऑफ इशू में क्या लिख दिया कि आपको प्रीएम्प्टिव बेसिस के राइट्स मिल रहे हैं। हाँ, नहीं ऐसा कोई मेंशन नहीं है, हमने टर्म्स ऑफ इशू में मेंशन कर दिया कि जब भी नए शेयर्स आएंगे आपसे पहले पूछा जाएगा। तो टर्म्स ऑफ इशू में मेंशन कर दिया, और टर्म्स ऑफ इशू में ये भी मेंशन कर दिया कि ये राइट कभी चेंज नहीं हो सकते हैं। तो क्या कभी चेंज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन इसमें नहीं लिखा, उसके बाद ये चेंज हो सकते हैं। अगर प्रोहिबिट नहीं किया है, कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर प्रोहिबिट नहीं किया हुआ है तो चेंज कर सकते हो। ठीक है जी? सेकंड वन, द होल्डर ऑफ एटलीस्ट 70% ऑफ द इशूड शेयर ऑफ दैट क्लास मस्ट हैव गिव देयर कंसेंट इन राइटिंग। कितने का अप्रूवल चाहिए? 75%। मतलब कौन सा रेजोल्यूशन हो गया? क्या सारे पास करेंगे? अंडरलाइन कर लो, ऑफ दैट क्लास, उस क्लास में। अब इक्विटी शेयर्स है, इनके पास प्रीएम्प्टिव राइट है, तो प्रीएम्प्टिव वाली क्लास के 75% जिसके पास शेयर्स है उसका अप्रूवल चाहिए एटलीस्ट। नहीं, आप ऐसा मत सोचो कि प्रीएम्प्टिव किसके पास होंगे। देखो क्लास प्रीएम्प्टिव की भी क्लास हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की भी क्लास हो सकती है, डीवीआर की भी क्लास हो सकती है। अगर डीवीआर को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ तो डीवीआर वालों का अप्रूवल चाहिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चेंज करना वाला हूँ तो प्रेफरेंस शेयर्स का अप्रूवल चाहिए।
प्रीएम्प्टिव वालों को चेंज करने वाला हूँ तो प्रीएम्प्टिव वालों का अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल कितना चाहिए? 75% ऑफ शेयर्स। क्या 75 पे नंबर लिखा हुआ है? शेयर्स लिखा हुआ है जी 75%। ठीक है जी, 75% ऑफ शेयर्स। कंसेंट इन राइटिंग और पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, क्या दोनों में कोई फर्क है? कंसेंट इन राइटिंग और पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, क्या दोनों में कोई फर्क है? क्या दोनों में क्या हो सकता है? देखो कंसेंट इन राइटिंग में क्या है कि आप सबकी कोई मीटिंग नहीं बुलाई जा रही है, आपको बस बोला कि हम आपके राइट्स को चेंज करना चाह रहे हैं, क्या आप अप्रूवल दे रहे हो? आप राइटिंग में लिख के दे दो। क्या मीटिंग बुलाई कोई? लेकिन जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे तो क्या करनी पड़ेगी? मीटिंग बुलानी पड़ेगी। इस मीटिंग को क्या बोलेंगे? क्लास मीटिंग। क्या बोलेंगे इसको? क्लास मीटिंग। सेपरेट क्लास मीटिंग। क्या इसको ऐसे बोल दें ये शेयर होल्डर्स मीटिंग है? इसको क्लास मीटिंग बोलो, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक क्लास की हो रही है। यहाँ पे चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर की हो रही है, चाहे इक्विटी विद डीवीआर की हो रही है, चाहे इक्विटी विद नॉर्मल की हो रही है, चाहे प्रीएम्प्टिव बेसिस वालों की हो रही है, तो ये क्या होगी? एक सेपरेट क्लास मीटिंग होगी। तो आर्टिकल्स या मेमोरेंडम के अंदर प्रोविजन होना चाहिए। अगर वो साइलेंट है तो आपको टर्म्स ऑफ इशू देखने हैं, क्या टर्म्स ऑफ इशू में प्रोहिबिशन तो नहीं है ना? अगर प्रोहिबिशन नहीं है तो ऑल्टर कर सकते हो। अब जब ऑल्टर करने जा रहे हो तो क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए। कितना? 75% ऑफ द इश्यूड शेयर्स। और वो आप राइटिंग में भी ले सकते हो उनसे, मीटिंग बुला के भी कर सकते हो। अगर मीटिंग बुलाई है तो इसको क्या बोलेंगे? क्लास मीटिंग। ठीक है जी। प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 प्रोवाइड if variation by one class of shareholder affect the right of any other class of shareholder, the consent of 3/4 of such other class of shareholder shall also be obtained and provision of this section shall apply to such variation। मतलब क्या कह रहे हैं? फटाफट। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम्म। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं कर रहा। देखो प्रीएम्प्टिव क्या था? प्रीएम्प्टिव का मतलब था इनके पास 50 शेयर्स हैं 100 में से, इनके 50% वोटिंग पावर है। अब कंपनी नए शेयर्स लेके आ रही है तो पहले इनसे पूछेगी क्या आपको खरीदने हैं? आप खरीद लो, आपकी वोटिंग राइट मेंटेन रहेगी। आप नहीं खरीदोगे तो हम बाहर इशू कर देंगे। अब इन्होंने नहीं खरीदे तो बाहर इशू कर दिए। क्या इसमें कोई किसी का कंसेंट या किसी का राइट हार्म हुआ है? इनकी मर्जी से हुआ है, इसमें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको प्रीएम्प्टिव राइट दिया हुआ है ना, मैं इस राइट को ही हटा रहा हूँ। तो क्या इनका अप्रूवल चाहिए? नहीं करे, इसको कहते हैं अल्टरेशन। इसको क्या करेंगे? हम टर्म्स को वेराई कर रहे हैं। इसके केस में 75% अप्रूवल चाहिए। आप प्रीएम्प्टिव समझ गए क्या होता है? प्रीएम्प्टिव को भूल जाओ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कुछ राइट होते हैं, मैं उस राइट्स को चेंज करना चाह रहा हूँ। राइट्स को चेंज करना चाह रहा हूँ, किसका अप्रूवल चाहिए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। उनकी मीटिंग बुला के अप्रूवल ले लूँ या फिर उनसे लिखवा के अप्रूवल ले लूँ। अप्रूवल कितना चाहिए? 75%। अब सोचो, मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के राइट को चेंज कर रहा हूँ, इस हिसाब से चेंज कर रहा हूँ कि इसकी वजह से ना इक्विटी वालों का नुकसान हो रहा है। क्या इक्विटी वालों को अप्रूवल चाहिए? नहीं चाहिए। तो इक्विटी वालों को भी अप्रूवल चाहिए। कितना अप्रूवल चाहिए? 75%। अगर एक क्लास के राइट चेंज करने की वजह से दूसरी क्लास को हार्म हो रहा है तो भाई उस क्लास का भी अप्रूवल चाहिए होगा। कितना अप्रूवल चाहिए होगा? 3/4। वो 3/4 क्या होता है? 75%। हाँ हाँ, सेकंड। हाँ, अगर मैं इनके राइट चेंज कर रहा हूँ, इनका अप्रूवल लेना है, ये कहाँ लिखा हुआ है? सेकंड में। इनके राइट चेंज करने की वजह से आप अफेक्ट हो रहे हो, आपका भी नुकसान हो रहा है, तो आपका भी अप्रूवल लेना है। कितना परसेंट? 75%। फर्क नहीं हो गया दोनों में? यार इनके पास है डीवीआर, आपके पास है नॉर्मल वोटिंग राइट। जब इनको डीवीआर इशू करे होंगे, आपका अप्रूवल लिया होगा। डीवीआर इशू करने से पहले हमने जस्ट पढ़ा पीछे भी, रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। आप सबका अप्रूवल लिया हुआ है, इनके पास क्या? डीवीआर है। अब मैं डीवीआर को और राइट देना चाह रहा हूँ। डीवीआर का क्या कह रहा हूँ? आपको 10 शेयर के बदले में 20% वोटिंग राइट मिल रही थी ना, अब हम आपको 25% देंगे। कितना देंगे? 25। क्या आपका नुकसान हो रहा है? नहीं हो रहा है? तो क्या आपका फिर से अप्रूवल ले ना ले? बिल्कुल लो। 75% अप्रूवल चाहिए। आप कह रहे थे प्रीएम्प्टिव वालों को 50 शेयर है, अब आप नए शेयर्स इशू कर रहे हो। इन्होंने नहीं लिए नए शेयर्स,
किसने ले लिए, ठीक है, बढ़ गई, हाँ, नहीं, क्या इनके कोई टर्म्स चेंज हुए हैं? क्या इनके कोई टर्म्स चेंज हुए हैं? क्या इनके प्रीएम्प्टिव बेसिस में कोई चेंजेस किया? कोई चेंजेस नहीं किया। इनको तो शेयर्स ऑफर करने ही थे, इनको ऑफर करे, इन्होंने खरीद लिए। क्या कोई चेंजेस? कोई चेंजेस नहीं है। चेंज का मतलब जिस पे हमारी बात हुई हुई थी उसको चेंज करना। ठीक है जी? क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले आर्टिकल्स एमओयू देखो राइट है या नहीं है। अगर आर्टिकल्स एमओयू साइलेंट है तो ये देख लो जो टर्म्स ऑफ इशू थे उसके अंदर प्रोहिबिशन ना हो। अप्रूवल किसका चाहिए? इसी क्लास का अप्रूवल चाहिए। कितना अप्रूवल चाहिए? 75%। इनकी वजह से अगर किसी और का राइट हार्म हो रहा है तो उनका भी अप्रूवल ले लो। कितना? 75%। थर्ड, the holder of at least 10% of the shares of that class who did not consent or vote in favor of the resolution may apply to the। अब भाई 75% अप्रूवल चाहिए, पीछे कितने बच गए? 25%। 25 ने मना किया होगा। अब उनमें से अगर 10% शेयर होल्डर चाहे, जिनके पास 10% शेयर है, वो कहाँ जा सकते हैं? ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं। मे लिखा हुआ है, मे का मतलब ऑप्शनल है, मर्जी है, जाना चाहो चले जाओ, नहीं जाना मत जाओ। एंड देन वेरिएशन shall not take effect unless and until it is confirmed by the tribunal। तो वो वेरिएशन तब तक अफेक्ट में नहीं आएगा जब तक ट्रिब्यूनल अप्रूव नहीं कर देता है। ठीक है जी? क्या माइनॉरिटी का राइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ये? क्या माइनॉरिटी का राइट प्रोटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? माइनॉरिटी का मतलब छोटे शेयर होल्डर। अब 75 वालों ने अप्रूव कर दिया, अब पीछे 25 बच गए, वो माइनॉरिटी हो गई। उनके पास भी राइट है। क्या राइट है? ट्रिब्यूनल के पास जाओ, इस वेरिएशन को रुकवा दो। और ये वेरिएशन कब तक पूरी नहीं होगी? जब तक ट्रिब्यूनल कंफर्म नहीं कर देता है। ठीक है जी? प्रोसीजरल एस्पेक्ट फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम ट्रिब्यूनल, एन एप्लीकेशन शुड बी मेड विद इन 21। कितने दिन टाइम दिया इसको? 21 दिन के अंदर आप ट्रिब्यूनल के पास जाओ। इट कैन बी मेड बाय वन और मोर ऑफ देयर नंबर एज दे मे अपॉइंट इन राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर इंटाइटल्ड टू मेक द एप्लीकेशन। अब मान लो 10% कैपिटल जो है ना वो 100 शेयर होल्डर के पास है, क्या 100 के 100 जाए ट्रिब्यूनल के पास? उनमें से कोई एक चला जाए, या जिसको ऑथराइज किया गया राइटिंग में वो सारे मिलके चले जाए। कितने दिन के अंदर जाए? 21 डेज के अंदर चले जाए। Subsection 3 provide the decision of the tribunal have binding effect upon shareholder of the class. Further, subsection 4 require the company to file a copy of the order with the registrar within 30 days of the order। जो भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर होएगा वो बाइंडिंग है। किसके ऊपर? उन शेयर होल्डर के ऊपर भी बाइंडिंग है, कंपनी के ऊपर भी बाइंडिंग। और कंपनी को क्या करना है? जैसे ही ऑर्डर आए वो रजिस्ट्रार को फाइल कर दे। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। क्लियर है जी? कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? वेरिएशन हमारा पूरा हो गया। ठीक है जी? जिन शेयर होल्डर को कोई दिक्कत है, एक शेयर होल्डर को दिक्कत है जिसके पास 1% शेयर है, क्या ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है? कितना चाहिए? 10% वाले जाएंगे। कितने दिन के अंदर जाए? 21 डेज के अंदर जाए। और जैसे ही ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आएगा कंपनी क्या करेगी? उसे रजिस्ट्रार को फाइल कर देगी। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। बिना ट्रिब्यूनल के ऑर्डर क्या वेरिएशन हो सकती है? अगर कोई ट्रिब्यूनल के पास पहुंच गया तो भाई अब ट्रिब्यूनल का ऑर्डर मानना पड़ेगा, जो ट्रिब्यूनल बोलेगा उस हिसाब से काम होगा। तो फिर वो अप्रूवल हो गया, वेरिएशन हो गई। ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा? कहेगा कि भाई ठीक है, तुम आए हो 10% वाले, पहले तो चेक करेगा क्या इस वेरिएशन में कुछ गड़बड़ है, क्या किसी का नुकसान हो रहा है इस वजह से। अगर नहीं हो रहा तो वो अप्रूवल दे देगा। या ज्यादा से ज्यादा और क्या बोल देगा कि ये जो 10% आए हैं ना, इनको एग्जिट ऑफर दे दो। इनको क्या दे दो? एग्जिट ऑफर। एग्जिट ऑफर का मतलब इनको बाहर जाने का रास्ता दे दो। बाहर जाने का रास्ता मतलब इनके जितने शेयर्स हैं वो खरीद लो और इनको पैसे दे दो। अगर इनको दिक्कत हो रही है वेरिएशन से, इनके शेयर्स खरीद लो मार्केट प्राइस पे और इनको विदाई दे दो। ऐसा ट्रिब्यूनल बोल सकता है। ठीक है जी? तो ट्रिब्यूनल क्या करेगा? अगर अप्रूव कर देगा तो भाई इधर से वेरिएशन हो जाएगी, नहीं करेगा तो फिर वेरिएशन नहीं होगी। तो सबसे ऊपर कौन है? ट्रिब्यूनल ही है। ठीक है? वेरिएशन राइट कैसे वेरी हो रही है समझ आ गया? एमओए आर्टिकल में प्रोविजन होना चाहिए, अगर प्रोविजन नहीं है तो टर्म्स ऑफ इशू को देख लो। 75% अप्रूवल चाहिए। अगर कोई और क्लास अफेक्ट हो रही है तो उस क्लास का भी अप्रूवल चाहिए 75%। अगर किसी शेयर होल्डर को दिक्कत है और उनके पास 10% के शेयर्स हैं तो वो किसके पास चले जाए? ट्रिब्यूनल के पास चले जाए। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर क्या होगा? बाइंडिंग होगा। ट्रिब्यूनल के पास जाने का टाइम कितना है? 21 डेज का। जैसे ही ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आएगा रजिस्ट्रार को फाइल करना है। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के। क्लियर है जी? अगले पे चलते हैं। एग्जाम्पल फाइल पढ़ लो एक बार फटाफट। एग्जाम्पल 5 इलस्ट्रेशन जो एमसीक्यू की है वो भी पढ़ लो।
पढ़ लिया जी? बहुत देर लगा रहे हो, इतनी देर का है नहीं। नहीं आ रहा समझ? ऐसे क्लास में सोओगे तो समझ आना मुश्किल है थोड़ा सा। जग के बैठेंगे तो बिल्कुल समझ आएगा। एमसीक्यू समझ आया? किसी को समझाऊं? सब बोलेंगे आ गया, बाकियों को नहीं आया, पढ़ा नहीं है अभी। मैं समझाता हूँ, नहीं मैं तो समझाऊंगा ही, मैं बोले सब बोले। चलो जी, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल 5 तो आ गया ना, उसमें तो कुछ भी नहीं है। क्या वो भी समझाऊं? आ गया जी, सबको आ गया एग्जाम्पल 5? चलो पढ़ ही लेते हैं यार। अ रेजोल्यूशन सैंक्शनिंग द वेरिएशन हैज बीन मूव्ड ऑन 1 नवंबर 2022। ठीक है जी, कोई नहीं, सुन लो क्या दिक्कत है। एक रेजोल्यूशन मूव करा है कब? 1 नवंबर 2022 को। एप्लीकेशन विद द ट्रिब्यूनल शैल बी फाइल्ड बाय 22 नवंबर। जब 1 नवंबर को रेजोल्यूशन पास हुआ है, उसके कितने दिन में जाना था ट्रिब्यूनल के पास? 21 दिन में। तो 22 नवंबर तक आप कहाँ चले जाओ? ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ। फर्दर इफ ट्रिब्यूनल पास ऑर्डर ऑन 4 जनवरी, ट्रिब्यूनल ने कब ऑर्डर पास किया है? 4 जनवरी। तो हमें रजिस्ट्रार को फाइल करना है, करना है कितने दिन के अंदर करना है? 30 दिन के अंदर करना है। तो डेट आ गई इनकी। आपको कैसे समझ आया खुशबू ये? Then the copy of the order shall be filed with the registrar by 22 नवंबर हो गया। आगे वाला कह रहा हूँ मैं, 4 जनवरी से कितने दिन होने चाहिए? 30 दिन के अंदर फाइल करना था। कहाँ पहुंच जाएंगे हम? जनवरी से कहाँ पहुंचोगे? 30 दिन ऐड करेंगे तो फरवरी। यहाँ कितना लिखा हुआ है? मार्च। तो मार्च में नहीं, फरवरी 5 तक आपको फाइल करना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं जी। डीबीएस केमिकल लिमिटेड इशूड ऑर्डिनरी शेयर ऑफ डिफरेंट क्लासेस। ऑर्डिनरी शेयर 30 दिन में रजिस्ट्रार को फाइल करना है ना कंपनी को। जनवरी से 30 दिन, फरवरी तो आएंगे, मार्च में थोड़ी पहुंच जाएंगे। मार्च के लिए तो 2 महीने चाहिए। हाँ हाँ, यही रहेगा। डीबीएस केमिकल इशूड ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करें अलग अलग क्लास के। ठीक है जी। डीबीएस प्लान टू वेरी राइट ऑफ वन ऑफ द क्लासेस। उन्होंने क्या प्लान किया है कि एक क्लास के राइट को हिलाना है जी। वेयर इन ओनली 105 होल्डर। उस क्लास में कितने शेयर होल्डर्स हैं? 105। The 100 out of 105 holders own 0.5 shares of that class। 105 में से 100 के पास कितनी है? 0.5 शेयर ऑफ दैट क्लास। मतलब हर बंदे के पास 0.5 है। तो टोटल कितनी हो गई? 1%। अरे नहीं यार, 50 हो गई ना। हाँ, the 100 out of 105 holders own 0.5 shares of that class, whereas each of remaining 5 holders hold 10%। बचे हुए 5 के पास कितनी है? 10 तो कितनी हो गई? 50 होगी 5 के पास। 100 के पास कितनी है? उनके पास भी 50 है। 0.5 एक के पास है, तो इनटू में 100 करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 50। इतना मत सोचो, जब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रिमेनिंग 5 के पास 10 है, तो उनके पास 50 होगी, बची हुई 50 इनके पास होगी। अब क्या हो रहा है जी? Presuming 100 holders who own 0.5 shares already signed authorize the consent letter। मतलब अप्रूवल कितने का आ गया है? 100 जनों का या 50% का? 50% शेयर्स का अप्रूवल आ गया। हमें कितना चाहिए? 75% ऑफ द शेयर्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे 50% ऑफ द शेयर्स तो आ गया है। हाउ मेनी होल्डर्स आउट ऑफ 5 नीडेड। बचे हुए 5 में से कितने चाहिए? 3 तो चाहिए ना, ऐसे मत बोलना 2.5 चाहिए। अब बंदे को बीच में तोड़ा तो नहीं जा सकता, तो कितने चाहिए? 3 चाहिए। इसलिए आंसर क्या दिया हुआ है जी? 3। बहुत ही ज्यादा मुश्किल मुश्किल इलस्ट्रेशन थी, हमने फाइनली सॉल्व कर लिया। ठीक है जी। अरे तो पूरा पढ़ो ना यार, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। चलो उन्होंने गलती से वहां लिख दिया ओन 0.5%। अब सोचने की बात ये है, चलो ठीक है, ये लिख दिया 100 0.5%, बचे हुए 5 के पास 10% है भाई, बाकी कहाँ गया? 105 ही तो है टोटल। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाई, और 100 इंटू में 0.5 50% हो गया। कॉमन सेंस इज नॉट दैट मच कॉमन। ठीक है जी। क्रक्स ऑफ सम लैंडमार्क जजमेंट टू बेटर अंडरस्टैंड द वेरिएशन। ये आपकी बुक में है, क्रक्स ऑफ सम लैंडमार्क जजमेंट। ठीक है जी। न्यू इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखो, न्यू इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर्स हैं, और फिर से क्या इशू कर रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं।
रैंकिंग पेरी पासू का मतलब सेम फुटिंग। इसके ऊपर इसके आपके बुक में नीचे लिखा हुआ भी होगा, सेम फुटिंग लिखा हुआ है तो लिख लो जी सेम फुटिंग। सेम फुटिंग मतलब दोनों बराबर। पहले प्रेफरेंस शेयर आज इशू हुए, अब प्रेफरेंस शेयर कब इशू हो रहे हैं, 10 दिन बाद फिर से इशू हो रहे हैं, ऐसा एक अज्यूमशन ले रहे हैं। एक प्रेफरेंस शेयर ये हो गए, एक कौन से हो गए जो आज इशू हो रहे हैं। ये दोनों क्या है, सेम फुटिंग पे। सेम फुटिंग का मतलब दोनों बराबर है, दोनों के राइट्स क्या है, सेम है। क्या ये जो नए प्रेफरेंस शेयर इशू है इसकी वजह से हम ये मान लेंगे कि पुराने वालों के राइट्स में चेंजेस आ रहे हैं? क्या हम माने ऐसा? एक प्रेफरेंस शेयर आज इशू हुए हुए, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर 10 दिन बाद इशू हुए। इन प्रेफरेंस शेयर्स को सेम राइट मिल रहे हैं जो इनके पास है। क्या हम इसको ये मान ले कि ये वेरिएशन है? नहीं जी, ये वेरिएशन नहीं। तो यही लिखा हुआ है, रैंकिंग पारी पासो विद द एग्जिस्टिंग शेयर डज नॉट अमाउंट टू वेरिएशन। इसको हम वेरिएशन नहीं बोलेंगे, एज टू रिक्वायर द कंसेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कंसेंट की भी जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट, कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स एंड रिडक्शन ऑफ कैपिटल डू नॉट अमाउंट टू वेरिएशन ऑफ क्लास राइट। अगर आप कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हो या कैंसिल कर रहे हो, इसको भी वेरिएशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि रिडक्शन के लिए एक अलग से सेक्शन है, वो फॉलो कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। ये तो उसके आगे बहुत छोटा सेक्शन है। कहाँ आ जाती है वेरिएशन? मैंने कभी नहीं बोला कैपिटल रेज करेंगे तो वेरिएशन आ गई। आपने अपना एग्जांपल बना दिया, तो उसके अंदर कैसे बनाया था? इनके पास 50% वोटिंग राइट थे। ये कौन से शेयर होल्डर है, प्रीएम्प्टिव वाले। इनको राइट मिलना चाहिए जब भी नए शेयर्स इशू करें। तो अगर नए शेयर्स इशू करें, इनको राइट दिया, इन्होंने खरीद लिए, अब बाहर नहीं देखना, यहाँ देखना है। अब नए शेयर्स इशू करे और इन्होंने सारे खरीद लिए, क्योंकि इनके पास क्या राइट है, प्रीएम्प्टिव राइट है। इनकी वोटिंग पावर चलो मान लेते बढ़ गई। क्या वेरिएशन ऑफ राइट हुआ है यहाँ पे? कोई वेरिएशन नहीं हुआ। वेरिएशन कब होता है, जब इनको राइट मिले हुए हैं ना, उनमें कोई चेंजेस कर रहे हो। इनको क्या राइट मिला हुआ है कि आपको हमेशा प्रीएम्प्टिव मिलेगा, आपको परचेज करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको बोलेंगे जी वेरिएशन। अब इन्होंने शेयर्स खरीद लिए उस राइट के हिसाब से, तो वो वेरिएशन थोड़ी है। समझ आया जी या नहीं आया, फिर से बताऊं? ये तो इजी सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो जब भी नए इशू हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वेरिएशन है। वेरिएशन का मतलब ही क्या होगा कि जो टर्म्स पे आपको दिए गए थे उन टर्म्स में चेंजेस करना। ठीक है जी, अगला पॉइंट आता है कॉल्स ऑन शेयर, सेक्शन 49 टू सेक्शन 51। तीन सेक्शन है जी, 49, 50, 51। The liability of a shareholder to pay the full value of the shares held by him, which is currently partly paid up, is enforced by making calls for payment। जब भी शेयर्स पार्टली पेड अप है, तो कंपनी क्या मंगवाएगी आपसे, कॉल्स मंगवाएगी। ठीक है जी, और कॉल्स के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। It is worth noting here that every shareholder is under a statutory liability to pay the full amount of his share। क्या ये एक स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी है या नहीं है? क्या किसी एक्ट के हिसाब से गवर्न हो रही है, नहीं हो रही है? कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको पूरे शेयर्स की वैल्यू पे करनी है, तो ये एक एक्ट से लाइबिलिटी आ रही है। Declare that all money payable by any member to the company under the memorandum or article shall be a debt due from him to the company। कोई भी पैसा अगर मेंबर को मेमोरेंडम और आर्टिकल के हिसाब से कंपनी को देना है, कौन सा पैसा देना है मेमोरेंडम आर्टिकल के हिसाब से? ये कॉल्स वाला ही देना है। इसको हम क्या मानेंगे, अ डेट। इसको क्या मानेंगे, उधारी मानेंगे। मतलब अगर कोई शेयर होल्डर कॉल नहीं दे रहा, तो कंपनी कहाँ जा सकती है, कोर्ट में जा सकती है कि इसने मेरी क्या नहीं चुकाई, उधारी नहीं चुकाई। तो कॉल किसके बराबर है, डेट के बराबर है। बिल्कुल जी, वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन इसको हम क्या मानेंगे, डेट मानेंगे। बिल्कुल उसका एक अलग प्रोसेस है। बट द लायबिलिटी टू पे दिस डेट अराइजेज ओनली व्हेन अ वैलिड कॉल हैज बीन मेड। आपने शेयर खरीदे 10 रुपए के, अभी आपने 5 रुपए दिए उसपे, क्योंकि कंपनी ने मंगवाए भी कितने हैं, 5 रुपए। क्या बचे हुए 5 रुपए डेट बन गया है? कब बनेगा डेट, जब कॉल मंगाएंगे तभी वो क्या बनेगा, डेट बनेगा। तो जब भी ये जो लायबिलिटी है पे करने की, कब आती है, जब वैलिड कॉल करी गई। क्या करी गई हो जी, वैलिड कॉल करी गई। सेक्शन 49 लेज डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मतलब सेम, यूनिफॉर्म का मतलब सेम। सेक्शन 49 में प्रिंसिपल है किसका, यूनिफॉर्मिटी का। सेक्शन 50 डील्स विद द कॉल्स इन एडवांस। 50 के अंदर क्या लिखा हुआ है, कॉल्स इन एडवांस। और 51 कंटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग डिविडेंड राइट। 51 में क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड राइट के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब तीनों पढ़ लेते हैं। सबसे पहले सेक्शन 49। हमें अभी तक क्या समझ आया, कॉल्स क्या है, डेट के बराबर है। लेकिन कब डेट बनती है, जब मंगवाई जाती है। कॉल शैल बी ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। कॉल कैसे होनी चाहिए, यूनिफॉर्म बेसिस पे होनी चाहिए, मतलब सेम बेसिस पे होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए,
आप तीनों को अगर सेम क्लास के शेयर्स मिले हुए हैं, मैंने वर्ड क्या यूज किया है, सेम क्लास, तो आपसे मैं जो कॉल मंगाऊंगा तीनों से सेम ही मंगाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको बोल रहा हूँ 5 रुपए दे दो, आपको बोल रहा हूँ 3 दे दो, आपको बोल रहा हूँ 1 दे दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी, सबसे यूनिफॉर्म 1 से 5, तो तीनों से 5 रुपए ही मंगवाने, कोई भेदभाव नहीं करना। Call shall be made on a uniform basis on all shares that are falling under the same class. Underline कर लो वर्ड को, same class. जो शेयर सेम क्लास के है ना, उन पे यूनिफॉर्म कॉलिंग होगी। अब ये मान लो सुमित को 1 साल पहले शेयर्स मिले थे, आपको अभी मैंने शेयर्स इश्यू करे हैं, तो क्या आप दोनों की कॉल यूनिफॉर्म होनी चाहिए? देखो, इनसे जब मंगवाए थे ना, इनसे 8 रुपए ले लिए थे। कितने रुपए ले लिए थे? 8 रुपए। शेयर कितने का है? 10 रुपए का। आपको जब इश्यू करे हैं, आपसे 5-5 रुपए लिए हैं। अब क्या उससे 5 रुपए मांग सकता हूँ मैं? अब उससे 2 मांग रहा हूँ, क्या आपसे 5 नहीं मांग सकता? आप दोनों को कभी भी सेम क्लास नहीं। अभी इसको हम पढ़ लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। यूजुअली शेयर्स विद सेम नॉमिनल वैल्यू कंसीडर एज सेम क्लास। किसको सेम क्लास मानते हैं हम? जिनकी नॉमिनल वैल्यू सेम होती है, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए का है सबका, उनको हम क्या मानते हैं? सेम क्लास मानते हैं, लेकिन वर्ड क्या लिखा हुआ है? यूजुअली। क्या पेन यूज कर लिया मैंने आज? तो यूजुअली विद सेम नॉमिनल वैल्यू कंसीडर्ड एज सेम क्लास। सेम नॉमिनल वैल्यू को क्या मानते हैं? सेम क्लास मानते हैं। बट इफ शेयर्स ऑफ द सेम नॉमिनल वैल्यू ऑन विच डिफरेंट सम्स हैव बीन पेड shall not be deemed for the purpose to fall under the same class। मतलब जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया सुमित वाला, सेम एग्जांपल यहाँ पे हो गया है। क्या एग्जांपल है? सुमित वाले पे कितना पेड अप हो चुका है? 8। आपके वाले पे कितना पेड अप है? 5। तो क्या आप सेम क्लास हो? नहीं, आप सेम क्लास नहीं। क्या आपकी नॉमिनल वैल्यू सेम है या नहीं है? सेम है, लेकिन फिर भी आप सेम क्लास नहीं है। क्यों? क्योंकि अलग अलग अमाउंट पेड अप हो रखा है। ठीक है जी। अब ये अलग अलग अमाउंट पेड अप होगा ही कब? जब अलग टाइम पे इशू होगा। जब कब होगा? अलग टाइम पे। आप तीनों को एक साथ इशू किया है, क्या इस पे कभी भी पेड अप अमाउंट अलग अलग हो सकता है? नहीं। आप तीनों की नॉमिनल वैल्यू सेम है, सेम टाइम पे इशू है, आप सेम क्लास बन गए, और जब आप सेम क्लास बन गए तो हमेशा कॉल्स सेम ही होंगी आपसे, तो आपका अलग अलग पेड अप हो ही नहीं सकता है। A shareholder on whom a regular call for payment has been served may choose to pay only part of the sum due। अब इसका मतलब बता दो जी, क्या है ये? ये सेक्शन ही नहीं है एडवांस पे, ये सेक्शन एडवांस पे है नहीं। ये किसकी बात करता है? यूनिफॉर्म बेसिस की। एडवांस का कौन से वाला आएगा सेक्शन? सेक्शन 50। अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं? 49। मतलब फिर से थोड़ा सा। हाँ हाँ, बिल्कुल जी, यही कहना चाह रहे हैं पॉइंट। ये कह रहा है आपकी नॉमिनल वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए। आपका पेड अप कितना था? 5 रुपए। मैंने बोला कॉल है 5 रुपए की। कितने रुपए कॉल है? 5 रुपए की। अब खुशबू कह रही है मेरे पास 1 रुपया पड़ा है। कितना रुपया पड़ा है? 1 रुपया। और वो कंपनी को लाके कितना रुपए दे रही है? 1। क्या कंपनी को वो 1 रुपया लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा। कंपनी ये नहीं बोल सकती कि मैंने 5 मंगवाए थे। अगर खुशबू 1 रुपया ला रही है तो कंपनी को 1 रुपया लेना पड़ेगा। और कंपनी क्या बन जाएगी फिर? वो मूवी देखी है आपने, शिवाजी द बॉस? यार मूवीज वूवीज देख लिया करो, थोड़ी साउथ वाली मूवीज तो देख लिया करो। शिवाजी नहीं देखी वो? कनक ने देखे हैं? ऐसे वो सिक्का उछालता है, में देखी, हाँ। तो वो खुशबू के 1 रुपए से वो करोड़पति बन जाएगा। करोड़पति भी नहीं, बहुत पैसा ही पैसा होगा कंपनी के पास, तो 1 रुपए को भी कंपनी मना नहीं कर सकती। ठीक है जी। अब इसके आगे वाली लाइन, मतलब कहने का मतलब है, ये जो कॉल्स है ना, ये डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब जितना मांगा गया है, जरूरी नहीं उतना, तो जितना है उतना दे दो जी। बाकी क्या बन गई? आपकी उधारी। अब ये मतलब थोड़ी है बाकी नहीं देनी, बाकी भी देनी है। लेकिन अगर आपने बाकी नहीं दी तो कंपनी क्या करेगी? कोर्ट में भी जा सकती है, फोरफिट कर सकती है। तो ये है कि जितने दे उतने ले लो जी चुपचाप। Here it is important to consider that debt is not an entire and indivisible debt। ये कभी भी entire debt नहीं है और indivisible नहीं है, मतलब ये divisible है, इसको तोड़ा जा सकता है।
Therefore the company may be bound to accept the amount tendered by the shareholder. जितना अमाउंट शेयर होल्डर टेंडर करेंगे कंपनी को उतना अमाउंट लेना पड़ेगा। ठीक है जी, मना नहीं कर सकते। हाउ मच टू कॉल ऑन पार्टली पेड शेयर, कितना कॉल करना चाहिए? दिस डिसीजन ऑफ बोर्ड सब्जेक्ट टू क्लॉज टू आर्टिकल्स एंड टर्म्स ऑफ इशू। किसकी डिसीजन है ये? बोर्ड की डिसीजन है। बोर्ड बताएगा कितने मंगाने हैं, लेकिन आर्टिकल्स के हिसाब से, क्योंकि आर्टिकल्स में क्या लिखा रहता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कॉल से भी रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ होंगे? आर्टिकल्स में, तो वो भी फॉलो करने। एग्जाम्पल 6 पढ़ो जी फटाफट। अरे हाँ यार, बिल्कुल भेज दो। आज भेज दूँ लैपटॉप में भी। बिल्कुल, अगर सेम क्लास है, अगर क्या है सेम क्लास है, दूसरी क्लास है तो अलग अलग मंगवा सकते हैं। और दूसरी क्लास के लिए हमने क्या पढ़ा था? जनरली हम मानते हैं जिसकी नॉमिनल वैल्यू सेम है वो सेम क्लास है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा पेड अप अमाउंट सेम है या नहीं। ठीक है जी, पढ़ लिया जी। एग्जांपल 6 समझ आ गया। प्रिज्म ग्लास लिमिटेड इशूड 3 सीरीज ऑफ इक्विटी शेयर्स, ऑल कैरी द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100। सबकी नॉमिनल वैल्यू क्या है? 100। पेड अप वैल्यू फॉर ईच सीरीज इज 100, 80 एंड 55। पेड अप तीनों की अलग अलग है। ऑल विल बी कंसीडर डिफरेंट क्लास, तीनों क्या मानेंगे? डिफरेंट क्लास। और तीनों पे क्या अलग अलग कॉल मंगवा सकते हैं? नहीं मंगवा सकते हैं? बिल्कुल मंगवा सकते हैं। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन एंड आंसर, ये भी पढ़ लो जी, ये भी पढ़ लिया। ऑलमोस्ट हो गया, बात ही करनी है मेरे को टेस्ट में। हो गया जी, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है जी। कैसा हो सकता है कि भाई ये मेरे को पसंद है तो इनसे कॉल ना मंगाऊं, बाकियों से कॉल मंगा लूं? ऐसा नहीं हो सकता जी। अगर सेम क्लास है तो सबसे सेम कॉल मंगवानी पड़ेगी। अब आ गए जी कॉल्स इन एडवांस सेक्शन 50। 49 पढ़ लिया हमने, यूनिफॉर्मिटी का प्रिंसिपल है, सेम कॉल। अब आ गया जी कॉल्स इन एडवांस। कोई ज्यादा रईस नहीं हो सकता। कॉल मंगवाइए 5 रुपए की। मान लो आपसे कितने लिए हुए थे मैंने? 5-5 लिए हुए थे, 5-5 बाकी थे। मैंने कॉल मंगवाई 2 रुपए की। आप में से एक उठ के आगे क्या कह रहा है? ये लो जी, पूरे 5 पकड़ो जी, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है जी। क्या कंपनी को लेनी पड़ेगी? ले लेगी कंपनी। कंपनी तो जो पैसा देते हैं वो भी ले लेती है, तो एक्स्ट्रा भी ले लेगी। अब जब कंपनी ने ये ले ली, उस शेयर होल्डर के पेड अप वैल्यू कितनी हो गई? आप आप सबका 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू थी। कितने रुपए की नॉमिनल वैल्यू थी? 10 रुपए की। 10 में से 5-5 पेड था। 5-5 क्या था? पेड था। नई कॉल मंगवाई 2-2 रुपए की। कितने रुपए की? एक मिनट रुको। नई कॉल मंगवाई 2-2 रुपए की। इन्होंने दी 2, इन्होंने दिए 2, इन्होंने बोला एक्स्ट्रा पैसे कितने दे दिए? 5। इनकी पेड अप कितनी हो गई? 10। 5 पहले से दी, 5 अब दे दी इन्होंने, और पेड अप कितनी हो गई? 10। आपकी पेड अप कितनी है? 7। आपकी कितनी है? 7। अब बात आएगी वोटिंग पावर की। रुक जाओ भी, रुक जाओ, थोड़ी तसल्ली रखो। अब किसकी पावर आ रही है? वोटिंग पावर। हमने पढ़ा था वोटिंग पावर किसके हिसाब से मिलती है? पेड अप कैपिटल के हिसाब से। आपकी कैपिटल कितनी है? 7। इनकी कितनी है? 7। आपकी कितनी है? 10। क्या इनको 10 पेड अप के हिसाब से वोटिंग पावर दें? कितने के हिसाब से दें? 7 के हिसाब से। ये इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे। और जब हमने वो पढ़ा था वोटिंग पावर वाला सेक्शन, तो वहां क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट टू सेक्शन 50। 50 का सब्जेक्ट टू था ना, तो जो 50 में लिखा है वो मानना पड़ेगा। 50 में यही लिखा हुआ है कि अगर इन्होंने एडवांस में दे भी दिए उससे फर्क नहीं पड़ेगा जी। पेड अप कितना मानेंगे हम? 7 ही मानेंगे, जितना मंगवाया है। ऐसा कहाँ पढ़ा? अभी हमने ऐसा नहीं पढ़ा। पूछ, अच्छा पूछ, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ऐसे तो। हाँ जी, आप भी कुछ पूछ रहे थे, पूछ लो। हाँ हाँ हाँ। सेम क्लास के लिए सेम अमाउंट बना मंगवाती है, सेक्शन 49। यूनिफॉर्म बेसिस पे कॉल होनी चाहिए। हाँ जी, आगे। सेम एग्जांपल। 5-5 रुपए पेड अप है, 10 रुपए की नॉमिनल वैल्यू है, मंगवाए कितने? 2। क्या यूनिफॉर्म कॉल करी है नहीं करी है? करी है। तो वो सेक्शन 50 में आ गए आप, कॉल्स इन एडवांस।
रहती है। मान लेते हैं आपने 2 की जगह 3 रुपए दे दिए, 1 रुपया एडवांस में आ गया, अभी भी 2 तो बाकी हैं आपके, ठीक है। मैं कॉल करूँगा 3 रुपए की, कितने रुपए की? 3 रुपए की, कि 3 रुपए दे दो, 3 रुपए दे दो, 3 रुपए दे दो। लेकिन आप कितने दोगे? जब एडवांस में दे चुके हो तो ही दोगे। मैं कॉल यूनिफ़ॉर्म ही करूँगा जी, मैं कॉल यूनिफ़ॉर्म ही करूँगा। फिर आपके एडवांस से उसको एडजस्ट कर देंगे और बचा हुआ आपसे ले लेंगे। यूनिफ़ॉर्म कॉल होती है, सेक्शन 49। अब सेक्शन 50 पढ़ें जी, फोकस करें 50 पे, कोई डाउट? ठीक है जी। As per section 50, a company is authorized by its article to accept from any member the whole or a part of the amount remaining unpaid on any shares held by him, although no part of that amount has been called up. क्या कह रहे हैं जी? If company is authorized by article, authorization कहाँ होनी चाहिए? Articles में होनी चाहिए। Accept from any member whole or part of the amount remaining unpaid. जितना अमाउंट अनपेड है ना, उसमें से या तो पूरा का पूरा या कोई टुकड़ा वो ले सकता है। और अभी तक कॉल भी नहीं मंगवाई है। अभी तक क्या नहीं मंगवाई है? कॉल भी नहीं मंगवाई है। आपके 5-5 रुपए बाकी थे सबके। खुशबू आके कह रही है मेरे से सर 5 रुपए ले लो अभी। कॉल्स नहीं मंगवाई है, मैं ही ले सकता हूँ। लेकिन कब? जब आर्टिकल्स में लिखा हो। खुशबू आई कह रही सर 3 रुपए ले लो, बचे हुए कितने? अभी 5 बचे। मैंने कॉल नहीं मंगवाई, 3 खुद आके दे रही है, मतलब पार्ट दे रही है, वो भी मैं ले सकता हूँ। लेकिन कहाँ लिखा होना चाहिए? आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए। नोट, such advance payment will not entitle the member to more voting right as compared with the other member until all have been called upon to pay. वोटिंग पावर पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक्स्ट्रा दे गए, ठीक है, मान लिया एक्स्ट्रा दे दिया, पर आपको वोटिंग पावर जितना कॉल किया हुआ है उतने पे ही मिलने वाला है। इंटरेस्ट कैन बी पेड ऑन सच एडवांस, इस पे हम क्या दे सकते हैं? इंटरेस्ट दे सकते हैं इफ परमिटेड बाय आर्टिकल्स। कहाँ परमिशन हो? आर्टिकल्स में। Here it is worth note that where the rate of interest permitted by the articles on such advance payment same could be varied by the shareholder in general meeting. जितना आर्टिकल्स में लिखा हुआ है उतना इंटरेस्ट आप दे सकते हो और उस इंटरेस्ट को शेयर होल्डर चाहे तो जनरल मीटिंग में चेंज भी कर सकती। आर्टिकल्स में लिखा हुआ है 6%, क्या शेयर होल्डर इसको 10% कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, जनरल मीटिंग में अप्रूवल। वो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पढ़ते हो ना। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। कंपनी कब, कंपनी कभी भी कहाँ जाना है? घर जाना है। इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस इज 12%। हाँ वही तो कह रहे हैं 12%। मैं कब कह रहा हूँ नहीं बोला आपने? कहाँ लिखा हुआ है इसमें? कल इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया कि आर्टिकल्स में बोला है 6%। आर्टिकल्स में कितना बोला? 6% देंगे। क्या शेयर होल्डर्स इसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 5-7 पढ़ेंगे एक बार सारे। फटाफट पढ़ लो यार, फिर इलस्ट्रेशन भी पढ़ लो उसके नीचे की। टेबल एफ में लिखा हुआ है वैसे ही, सेक्शन में नहीं लिखा हुआ, टेबल में लिखा हुआ। टेबल एफ में, हाँ 10 होगा। पढ़ लिया जी एग्जाम्पल 7, इलस्ट्रेशन भी पढ़ ली। कोई दिक्कत किसी को किसी के अंदर? चलो जी आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन पढ़ लो, 3 लाइन की तो है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रोपोर्शन टू पेड अप अमाउंट। डिविडेंड किस हिसाब से मिलेगा?
सेक्शन 51 आ गया, जितना पेड अप अमाउंट है उसके हिसाब से। द कंपनी सो ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल, ऑथराइजेशन कहाँ होनी चाहिए? आर्टिकल्स मे परमिटेड टू पे डिविडेंड्स इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट पेड अपॉन। जरूरी नहीं है कि पेड अप के हिसाब से दो, आपको ऑप्शन है, मे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मे। तो प्रोपोर्शनेट आप कर सकते हो, जितना पेड अप है उसके हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। The board of directors of a company may decide to pay dividend on a pro rata basis if all the equity share of company are not equally paid up. अगर सारे इक्वली पेड अप नहीं है तो डायरेक्टर क्या डिसाइड कर सकते हैं कि भाई प्रोपोर्शनेटली दो, प्रो राटा बेसिस पे दो, जिसका जितना पेड अप है उसके हिसाब से क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। मे ऑप्ट लिखा हुआ है तो मर्जी है। However, in the case of preference share, dividend is always paid at a fixed price. प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है? या तो फिक्स रेट होता है या फिक्स अमाउंट होता है। इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट, सेक्शन 52 एंड सेक्शन 53। क्या लिखा हुआ है? शेयर्स एट अ प्रीमियम और डिस्काउंट। चलो जी स्टार्ट करते हैं सेक्शन 52। इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम एंड एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम। क्या कंपनी शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर सकती है? और अगर इशू कर सकती है तो उस प्रीमियम का क्या होगा? सबको बताइए। क्या प्रीमियम पे इशू कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। नहीं कर सकती? कर सकती है। ऐसे थोड़ी होता है, हाँ ऐसे होता है। प्रीमियम पे इशू कर सकती है और उस प्रीमियम को कहाँ डाल देते हैं हम? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, किसमें डाल देते हैं? या रिजर्व, एसपीआर बोलते हैं उसको। Since there is no restriction imposed by the act on the sale of shares at a premium, hence, if the market exists, a company may issue its share at a price higher than the nominal value. अगर मार्केट है तो मार्केट में डिमांड सप्लाई रहती है, उसके हिसाब से मार्केट प्राइस चेंज होता रहता है और कंपनी चाहे तो मार्केट प्राइस पे इशू करेगी, तो नॉमिनल वैल्यू से मार्केट प्राइस ऊपर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनी क्या कर सकती है? इशू एट अ प्रीमियम कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीमियम का मतलब ही क्या है? फेस वैल्यू से ज्यादा। Act does regulate the disbursement of the amount collected as a premium through section 52। लेकिन कंपनीज एक्ट ये जरूर रेगुलेट करता है, किस चीज को रेगुलेट करता है? कि जो पैसा आया है प्रीमियम का, उसको कहाँ पे रखना है और कैसे यूज करना है। कंपनीज एक्ट इस चीज को रेगुलेट नहीं करता है कि प्रीमियम कितना होगा, जितना आपका मन है उतने पे इशू करो। अगर बहुत ज्यादा करा तो क्या कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो कंपनी खुद देख लेगी कि भाई कितने पे इशू करना है। तो उसको रेगुलेट कंपनी तक नहीं करेगा, लेकिन जो पैसा आएगा उसे यूज कहाँ करना है वो बिल्कुल रेगुलेट करेगा। नोट, द पावर टू इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम नीड नॉट बी स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बाय एओए। क्या एओए में लिखा होना चाहिए कि कंपनी के पास पावर है प्रीमियम पे इशू करने की? कोई जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, प्रीमियम पे करना है तो करो। SEBI guideline have to be observed by listed entities and regulation indicate when an issue has to be at par and when premium is chargeable। लेकिन अगर आप लिस्ट होने जा रहे हो तो SEBI की रेगुलेशंस फॉलो कर लेना। When a company issues share at a price higher than face value, the share are said to be issued at a premium। प्रीमियम होता है क्या? फेस वैल्यू से ऊपर। एंड द डिफरेंशियल अमाउंट इज टर्म्ड एज अ प्रीमियम। तो जो डिफरेंस वाला अमाउंट है उसको क्या बोल देंगे हम? प्रीमियम। नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा वाला सारा क्या बन जाएगा? प्रीमियम। एग्जांपल 8, शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10 इशूड एट अ प्राइस ऑफ 14। 10 रुपए का शेयर है, नॉमिनल वैल्यू इशू कितने पे हुआ है? 14 पे, तो प्रीमियम कितना हो गया? 4 रुपए का। ठीक है जी। प्रैक्टिकल इनसाइट, Lloyd's Luxuries IPO open on September 28 and closes on September 30। The date of listing is this। Fixed issue price against the face value thus is 40। फेस वैल्यू कितने की थी? 10, इशू कितने पे हुआ है? 40 पे, हेंस प्रीमियम इज 30 पर शेयर। ठीक है जी। ट्रांसफर ऑफ प्रीमियम टू एसपीआर, सारा प्रीमियम कहाँ डाल दोगे आप? एसपीआर के अंदर डाल दोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सब सेक्शन 1 ले डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल दैट शैल बी ऑब्जर्व इन रिगार्ड टू प्रीमियम। प्रीमियम कैन बी रिसीव्ड इन कैश और काइंड। प्रीमियम किसमें आ सकता है? कैश में भी आ सकता है, काइंड में भी आ सकता है, क्योंकि शेयर्स भी कैश में भी इशू हो सकते हैं और अदर देन कैश भी इशू हो सकते हैं। तो प्रीमियम भी कैश में भी आ सकता है, काइंड में भी आ सकता है। काइंड पता है सबको क्या होता है? कुछ भी दे दी, प्रॉपर्टी वगैरह, वो सब क्या है? काइंड है जी। द अमाउंट ऑफ प्रीमियम सो रिसीव्ड वेदर इन कैश और काइंड शैल बी कैरीड टू अ सेपरेट अकाउंट नोन एज अ एसपीआर, एसपीए। अगर जो प्रीमियम रिसीव हुआ है वो कहाँ पे डाल देंगे हम? एक सेपरेट अकाउंट में डाल देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। The amount to the credit of the share premium has to be maintained with the same sanctity as a paid up share capital। जैसे आप पेड अप शेयर कैपिटल को मेंटेन करके रखते हो ना, वैसे ही आपको क्या मेंटेन करके रखना है? एसपीआर मेंटेन करके रखना है। मतलब आपने देखा होगा बैलेंस शीट में दोनों की साइड होते हैं, लायबिलिटी की साइड, दोनों की साइड के अंदर होते हैं शेयर होल्डर्स फंड में, एक इक्विटी में आ जाता है, एक रिजर्व्स में आ जाता है। क्या एसपीआर को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो? नहीं। क्या कैपिटल को आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो? नहीं। क्या कैपिटल में से डिविडेंड दे सकते हो? नहीं। एसपीआर में से डिविडेंड दे सकते हो? तो दोनों के ऑलमोस्ट आपको प्रोविजन सेम ही मिलेंगे। क्या पेड अप कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हो?
नहीं, बहुत मुश्किल है, सेक्शन 66 फॉलो करना पड़ेगा। क्या आप कर तो सकते हैं, क्या आप एसपीआर को रिड्यूस कर सकते हो? सेम प्रोसीजर जो पेड अप कैपिटल को रिड्यूस करने में लगता है ना, वो ही सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को रिड्यूस करने में लगता है। तो इसको इसलिए क्या कहते हैं, दोनों सेम फुटिंग पे है। दोनों क्या है? सेम फुटिंग पे है। इट कैन बी रिड्यूस ओनली इन द मैनर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ये कैसे रिड्यूस होगा? जैसे पेड अप शेयर कैपिटल रिड्यूस होती है। क्या पेड अप बढ़ाना आसान है? बहुत आसान है। पेड अप को अब बढ़ाना आसान है, लेकिन क्या घटाना आसान है? घटाना मुश्किल है। इसके लिए हम पढ़ेंगे प्रोसीजर क्या है, और वही प्रोसीजर किसके ऊपर लगता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट पे भी वही लगता है। लिबर्टी इज हाउएवर गिवन टू यूज द फंड इन सबसेक्शन 2 एंड 3। लेकिन लिबर्टी दी हुई है कि इसको आप कहाँ-कहाँ यूज कर सकते हो, और वो किसमें लिखा हुआ है? सबसेक्शन 2 एंड 3 के अंदर लिखा हुआ है। Note: the amount to the credit of the share premium account has to be shown as a separate item in the balance sheet under Schedule 3, Part B of the Act, and it was disposed of either wholly or partly. Then disclosure shall be made how it was disposed. आपको जो भी आप एसपीआर बनाओगे या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनाओगे, इसको बैलेंस शीट में एक सेपरेट आइटम की तरह दिखाना है, और अगर आपने इसको डिस्पोज कर दिया, मतलब खत्म कर दिया है, तो ये भी बताना है कि इसको डिस्पोज कैसे किया, और डिस्पोज करने के तरीके क्या हैं, जो सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 में लिखे हैं। मतलब एसपीआर को कहाँ-कहाँ आप यूज करोगे। The DCA was the opinion that amount of premium can't be treated as a free reserve as it is in the nature of capital reserve. ये कभी भी फ्री रिजर्व नहीं होगा। फ्री रिजर्व किसके लिए यूज कर सकते हैं? हम डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व है। ये क्या है जी? कैपिटल। ये बना भी कहाँ से है? कैपिटल में से तो बना है ये। तो इसको क्या बोलते हैं? हम कैपिटल रिजर्व बोलेंगे, और इसको आप फ्रीली यूज नहीं कर सकते। A reduction of the premium account was allowed under a scheme which expert has approved as fair, just and proper. ये किसकी बात कर रहा है? रिडक्शन ऑफ कैपिटल वाले सेक्शन की बात कर रहा है। अगर आपको एसपीआर को रिड्यूस करना है, तो क्या फॉलो करना पड़ेगा? रिडक्शन ऑफ कैपिटल वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। चलो खत्म करें या कंटिन्यू करें? एक आधा सेक्शन और पढ़ लें। डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, एक सबसेक्शन 2 भी पढ़ लेते हैं, कहाँ पे प्रीमियम को लगाना है, कहाँ का। ठीक है जी। एप्लीकेशन ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अगर प्रीमियम आया है तो उसको कहाँ-कहाँ यूज कर सकते हो? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। अगर आपको बोनस शेयर इशू करने हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बोनस शेयर का क्या प्रोसीजर है, तो उसके लिए आप एसपीआर यूज कर सकते हैं। 52 अच्छा, बहुत बढ़िया जी। एसपीआर का यूज है। राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पता है सबको क्या होते हैं? क्या होते हैं? इनकॉर्पोरेशन होने से पहले-पहले जो खर्चे लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किस में यूज हो सकते हैं? एसपीआर यूज कर सकते हो उसको। राइट ऑफ आपने पढ़ा ही होगा, राइट ऑफ करते हैं उसको। कितने साल में राइट ऑफ होता है वो? 5 साल में उसे राइट ऑफ करना होता है। तो 5 साल में उसे राइट ऑफ करना है, तो उसको कहाँ से राइट ऑफ कर सकते हो आप? कहाँ से राइट ऑफ कर सकते हो? और बैलेंस शीट में कैसे इफेक्ट आएगा? कैसे दिखाओ, मतलब क्या इफेक्ट आएगा? असेट साइड क्या इफेक्ट आएगा? लायबिलिटी साइड क्या इफेक्ट आएगा? क्या 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 होता है? हाँ हाँ। हम्म, तो लायबिलिटी कम हो गई हमारी। एसेट में फिक्टिशियस एसेट में शो हो रहा होगा, तो वहां से भी रिड्यूस कर देंगे, तो बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। बिल्कुल जी, दोनों जगह होती है। डबल साइड डबल एंट्री सिस्टम। बिल्कुल जी, इतना तो मेरे को ही पता है। बहुत कुछ पता है। राइटिंग ऑफ द इशू एक्सपेंसेस। अगर इशू में कोई खर्चे लगे, इशू एक्सपेंसेस का मतलब, अगर आपने शेयर्स वगैरह इशू करे हैं, क्या उसमें खर्चे लगते हैं? नहीं लगते हैं। जैसे कि कमीशन पे करिए आपने, ब्रोकरेज वगैरह, तो उससे उससे भी एसपीआर को यूज कर सकते हो, वहां से भी एडजस्ट कर सकते हो। प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब, अगर प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे हैं, उनकी पेमेंट कर रहे हो, तो कहां से कर सकते हो? उसका प्रीमियम का अमाउंट। किस कौन सा अमाउंट? प्रीमियम, क्योंकि वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। क्या जब इशू प्रीमियम पे हो रहे हैं, क्या रिडीम प्रीमियम पे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो वो प्रीमियम अमाउंट कहाँ से पे कर सकते हो आप? एसपीआर से पे कर सकते हो। बाय बैक, अगर आप बाय बैक कर रहे हो, तो कहाँ से एडजस्ट कर सकते हो? एसपीआर से एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है जी। सबसेक्शन 3 हैज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर सबसेक्शन 1 एंड 2। सबसेक्शन 3 का ओवरराइडिंग इफेक्ट है किसके ऊपर? 1 एंड 2 के ऊपर, क्योंकि 2 में कितने यूज बता रखे हैं? 5 यूज बता रखे हैं। आप 3 में देखोगे 3 यूज बता रखे हैं। कितने यूज बता रखे हैं? 3 ही। इन्होंने क्या लिख दिया? इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया यूज को। किसके लिए? एज में भी प्रिस्क्राइब। जो कंपनीज प्रिस्क्राइब करी जाएंगी, अभी तक कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं आया, मतलब रूल्स में प्रिस्क्राइब नहीं करी गई है, लेकिन क्या फ्यूचर में प्रिस्क्राइब हो सकती है? नहीं हो सकती है? हो सकती है। अगर कंपनी रूल में प्रिस्क्राइब कर दी, तो वो इन 3 चीजों के लिए ही यूज करेगी। किसके लिए यूज करेगी? बोनस शेयर के लिए, इशू एक्सपेंसेस के लिए, या बायबैक के लिए। ये किसके लिए है? एज में बी प्रिस्क्राइब। अभी कोई प्रिस्क्राइब, अभी ये एप्लीकेबल नहीं है, ये फ्यूचर में एप्लीकेबल हो सकता है।
हटा दिया इसे, हाँ। लेकिन ये अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं करी। जैसे ये प्रिस्क्राइब करी जाएंगी तो ये उन कंपनीज के लिए जो प्रिस्क्राइब करी गई हैं, वो इन 3 पर्पस के लिए ही यूज करेगी। ठीक है जी, चलो जी खत्म करते हैं। हाँ जी, 24 कहाँ से शुरू किया था? चलो कोई नहीं, 6 पेज से।